हेलो गाइस, आई एम शोमिरन दत्तो एंड यूर ऑल फॉलोइंग माय वीडियो क्लासेस। आज का क्लास का मैटर विल बी कैश बजट। कैश बजट के ऊपर हम लोग काफ़ी सारा सम्स को लेके ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, बट आज का जो सम होगा वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सम होगा। वो सम इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेशन ऑफ कैश collected from debtors. Yeah, it's not about how much you have to pay to the creditors and the policy of making the payment, yeah, policy of receiving the payment. It's not about all those things which we have already done. हम लोग वर्किंग करके देखे थे कि कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का क्या कंडीशन दिया हुआ है, 50% इन द फॉलोइंग मंथ, उसके बाद वाला मंथ में कुछ पैसा, उसके बाद दिस आर नॉट द दिस सम्स इज नॉट अबाउट ऑल दोज फैक्टर्स। सो इधर एक ये सम में एक ऐसे टाइप ऑफ सम है जहाँ पर लोन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लोन इन द सेंस कि ये सम में बोल दिया गया कि हर मंथ कैश बैलेंस एक सर्टन लिमिट तक मेंटेन करना पड़ेगा। ये सम के बारे में बोल रहा है, तो फिर ये सम में 15,000 नीड टू बी मेंटेन्ड एवरी मंथ एज क्लोजिंग बैलेंस, और अगर उससे कम हो जाता है तो आपको लोन लेके उसको सेटल करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू ब्रिंग अप योर कैश बैलेंस टू अप टू 15,000 बाय टेकिंग अ लोन। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी मंथ में आपका बैलेंस आ रहा है 10,000, तो आपको 5,000 का लोन लेना पड़ेगा टू मेक द क्लोजिंग बैलेंस 15,000। बट अगर ऐसे होता है कि अगर सोचिए किसी भी मंथ में कैश बैलेंस अगर 10,500 होता है, तो आपके लिए कितना लोन लेना ज़रूरी होगा, या 10,300 होता है तो आपके लिए कितना लोन लेना जरूरी होगा। 4,700 लोन लेने से ही आप अपना बैलेंस को 15,000 तक लेके जा सकते हो। बट इधर एक प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू दिस सम यू हैव टू टेक लोन इन मल्टीपल ऑफ 500। इट्स बीन गिवन इन द सम। ये कंडीशन है सम का कि अगर आपको लोन लेना ही है तो आपको इन मल्टीपल ऑफ 500 लेना पड़ेगा। मतलब अगर 4,700 का ज़रूरत है तो आपको 5,000 का लोन लेना पड़ेगा। इफ़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन इज़ 5,200 देन यू हैव टू टेक 5,500। सो ऐसे करके लेना पड़ेगा। इन दैट केस योर बैलेंस मे बी मोर देन 15,000 बट एट एनी कॉस्ट इट कैनॉट बी लेस देन 15,000। मतलब एग्जैक्ट 15,000 आना होगा ऐसे जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जब भी आप मल्टीपल ऑफ 500 में लोन ले रहे हो तो तब आपका वो बैलेंस में फ़र्क पड़ेगा ही। तो ये हम लोग जब सम देखेंगे प्रैक्टिकल में, तो दिस आर द कंडीशंस गिवन इन द सम। ये पहला कंडीशन है जहाँ पर लोन आपको लेना होगा तो इन मल्टीपल ऑफ 500 लेना पड़ेगा फर्स्ट। सेकंड ऑफ ऑल, इधर 4 क्वार्टर का कैश बजट है, 4 मंथ का नहीं है, 4 क्वार्टर का। मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होता है, हम लोग को मालूम है। अगर हम लोग जनवरी से दिसंबर तक ईयर एंड लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग का फर्स्ट क्वार्टर शुरू होता है 1 जनवरी को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। हम लोग का सेकेंड क्वार्टर शुरू होगा 1 अप्रैल से और वो एंड होगा 30 जून को। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। हम लोग का थर्ड क्वार्टर शुरू होगा 1 जुलाई से और एंड होगा 30 सितंबर को। हम लोग का फोर्थ क्वार्टर शुरू होगा 1 अक्टूबर से और वो एंड होगा 31 दिसंबर। अगर हम लोग का ईयर एंडिंग जनवरी टू दिसंबर होता है, ये सब में ईयर एंडिंग इज नॉट अ बिग इशू। इधर 4 क्वार्टर का हम लोग कैश बजटिंग करेंगे। हर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, ये हम लोग को मालूम है। तो लोन लेने का कंडीशन तो मैंने बता दिया, यू हैव टू टेक इन मल्टीपल ऑफ 500। इट्स बीन गिवन इन द सम। दिस इज द कंडीशन ऑफ द सम। और ये लोन किस लिए लेना है ये भी हम लोग देख लिया कि अगर कम से कम बैलेंस आपको 15,000 मेंटेन करना होगा सब में। अगर किसी भी हालत में वो बैलेंस कम होता है तो उस बैलेंस को 15,000 तक ले जाने के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ले जाने के लिए आपको लोन रिक्वायरमेंट है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ना क्वेश्चन ये उठता है कि ये लोन अगर हम लोग ले रहे हैं तो जब मेरे पास एक्सेस कैश आएगा तो तब लोन रीपे भी करना पड़ेगा। सो उसका भी एक प्रोविजन ये सब में दिया हुआ है कि लोन रीपेमेंट भी आपको इन मल्टीपल ऑफ 500 ही करना पड़ेगा। मतलब आप कुछ भी अमाउंट लोन रीपे नहीं कर सकते। अगर सोचो अब 10,000 का लोन लिया, आपके पास 2,200 का अगर एक्सेस फंड है तो आप 2,200 दे दिया, ऐसे नहीं हो सकता है। लोन का रिपेमेंट भी इन मल्टीपल ऑफ 500 होना चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को लेकर डेफिनेटली चर्चा करेंगे क्योंकि लोन रिपेमेंट का ही मेनली इधर झमेला होगा। झमेला कुछ नहीं है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द फैक्ट। और एक चीज़ है कि ये जो लोन रिक्वायरमेंट है, ये लोन हर एक क्वार्टर के एंड में लिया जा रहा है। ये भी कंडीशन सब में दिया हुआ है कि लोन इज टू बी टेकन एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। लोन रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द क्वार्टर ही हो रहा है और उसी टाइम ये लोन लिया जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको फर्स्ट क्वार्टर के एंड में लोन का ज़रूरत पड़ रहा है से, और हम जाके देख रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर के एंड में मेरे पास एक्सेस फंड है टू रीपे दैट लोन,
आई रिपीट, अगर हमको फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, मतलब पहला क्वार्टर 3 महीना खत्म होता है, उसके बाद हमने देखा कि मेरे को लोन लेने का ज़रूरत पड़ रहा है फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, और थर्ड क्वार्टर के एंड में जाके हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक्सेस है, हम लोन रीपे कर सकते हैं, तो उस लोन के ऊपर कितना दिन का इंटरेस्ट होगा? 3 महीना, सेकेंड क्वार्टर का 3 महीना, और थर्ड क्वार्टर के एंड में जाके हम पेमेंट कर रहे हैं तो थर्ड क्वार्टर का 3 महीना, मतलब 3 + 3 6 महीने का इंटरेस्ट उस लोन के ऊपर जोड़ा जाएगा अगर हम लोग एंटायर लोन रिपे कर रहे हैं। अगर हम लोग के पास थर्ड क्वार्टर के एंड में जाके उतना एक्सेस होता है फंड जितना हम लोग लोन लिया था फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, कि तब हमको 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर सोचिए ऐसे नहीं हो रहा है, आपने सोचो 20,000 का लोन लिया है, बट थर्ड क्वार्टर के एंड में जाके आप देख रहे हो कि आपके पास पूरा देने का एक्सेस नहीं है, आपके पास पार्ट, सोचो 10,000 रुपया का लोन मतलब एक्सेस है आपके पास, तो उस 10,000 में आपको लोन भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स दैट 10,000 कैनॉट बी द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन। आई रिपीट, अगर थर्ड क्वार्टर के एंड में जाके आप देख रहे हो कि आपके पास 10,000 का एक्सेस अमाउंट है, इट कैनॉट बी द एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट, बिकॉज जब भी आप लोन रिपे कर रहे हो तो उतना अमाउंट का के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो 10,000 का एक्सेस फंड है आपके पास थर्ड क्वार्टर के एंड में जाके, दिस 10,000 इज अ कंपाउंड फिगर ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज उस प्रिंसिपल के ऊपर जितना दिन का इंटरेस्ट होना चाहिए उतना अमाउंट। सो ये यहाँ पर एक क्रिटिकलिटी आएगा, बट ये सब कुछ आएगा ये सम के अनुसार थर्ड क्वार्टर में। हम लोग पहले देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर कैसे होता है। आई विल गिव यू द डिटेल नोट्स ऑन दिस पर्टिकुलर सम, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सम। विल फर्स्ट see the sum from my material as well as the solution, explanation, explanatory notes, concept and everything will be clear after going through the sums as well as the working note. So let me show you the sum first and then the solutions and explanations. Now this is the sum number 21. देखिए, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश बजट फॉर ABC लिमिटेड। इट इज़ फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, थोड़ा हट गया एक्चुअली, फर्स्ट क्वार्टर ये होगा, सेकेंड क्वार्टर ये होगा, थर्ड क्वार्टर ये होगा, फोर्थ क्वार्टर ये होगा। ओपनिंग कैश बैलेंस सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का दिया हुआ है, दैट इज़ 10,000। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, देखो फ्लैट दिया हुआ है, इधर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर कितना हुआ ये आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इट इज़ बिन ऑलरेडी गिवन। फर्स्ट क्वार्टर का ही है, सेकेंड क्वार्टर का ये होगा, थर्ड क्वार्टर का ये होगा, फोर्थ क्वार्टर का ये होगा। परचेज ऑफ मटेरियल ये भी दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर ये भी दिया हुआ है आपके पास। अदर एक्सपेंसेस का भी दिया हुआ है, सैलरीज एंड वेजेस का भी दिया हुआ है। इनकम टैक्स सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में पेमेंट हुआ, बाद बाकी क्वार्टर में सब डैश 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 है। और परचेज ऑफ मशीनरी भी तीनों क्वार्टर में डैश है, सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में जाके हम लोग परचेज ऑफ मशीनरी किया। सो कितना इजी, अगर ये पार्ट नहीं देखेंगे, अगर वर्किंग पार्ट अगर नहीं देखते हो आप, तो ये पार्ट कितना डैम इजी है। मतलब ऐसे कैश बजट हम लोग आज तक देखे नहीं जहाँ पर एवरी एस्पेक्ट इज गिवन, बट इस एस्पेक्ट को लेके ये सब नहीं है, इधर ये एस्पेक्ट को लेके हम लोग का सम है। और ये एस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है, The company desired to maintain a cash balance of 15,000 at the end of each quarter. मतलब हर एक क्वार्टर के एंड में कंपनी desired to maintain a cash balance of 15,000, मतलब कम से कम 15,000 का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए at the end of each quarter. Cash can be borrowed or repaid in multiple of 500 at an interest of 10% per annum. मतलब कैश बोरोड करने के टाइम और कैश रीपे करने, मतलब लोन लेने के टाइम या लोन देने के टाइम, मतलब at the time of borrowing the fund or at the time of repaying the fund, it have to be done in multiple of 500. मतलब आप 9,200 का लोन नहीं ले सकते हो, 9,800 का लोन आप रीपे नहीं कर सकते हो। एवरी टाइम यू आर टेकिंग द लोन और रीपेइंग द लोन, इट हैव टू बी इन मल्टीपल ऑफ 500 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर annum। इंटरेस्ट तो डेफिनेटली लोन अगर ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू बोरो कैश more than what is necessary and wants to repay as early as possible. Management एक conditions है कि they don't want to take loan
more than what they require at that point of time, and definitely it's always the target for any management to repay the loan as early as possible. तो ये किसी भी मैनेजमेंट के लिए टारगेट होता है, कोई भी मैनेजमेंट चाहता है कि लोन को एज अर्ली एज पॉसिबल रिपे करे, बट इधर और एक कंडीशन भी है कि लोन बोरो कर रहे जब वो लोग, तो बोरोविंग्स हैव टू बी just equal to the amount which they require. In any event, loan cannot be extended beyond 4 quarters. मतलब 4 क्वार्टर के अंदर ही आपको ये लोन रीपे करना पड़ेगा. Interest is computed and paid when the principal is repaid. Interest is computed and paid when the मतलब आप कोई भी प्रिंसिपल दे रहे हो, अगर आपके पास पूरा अमाउंट देने का ताकत नहीं है, आपका एक्सेस बैलेंस, कैश बैलेंस इज नॉट that enough to pay the entire loan, but अगर आपका कैश बैलेंस इज इनफ टू पे सम पार्ट ऑफ द लोन, तो तब जाके जितना पार्ट ऑफ प्रिंसिपल आप रिपे कर रहे हो उसका इंटरेस्ट भी आपको उसी संग पेमेंट करना पड़ेगा. आई रिपीट, जब भी आपके पास उतना ही एक्सेस हो रहा है, सोचो अगर पूरा एक्सेस नहीं हो रहा है जितना का लोन लिया है, थोड़ा सा ही एक्सेस हो रहा है, तो थोड़ा सा जितना भी आप क्या प्रिंसिपल अमाउंट दे सकते हो लोन उस टाइम पे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको उसी टाइम देना पड़ेगा. मतलब एज एंड व्हेन यू आर पेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट at that particular time, you have to pay the interest on that particular principal amount which you are paying. तो ये गया कंडीशंस, और साफ साफ बोल दिया गया है कि assume that the borrowings and repayment are made at the end of quarter. मतलब borrowings भी हम लोग ले रहे, मतलब लोन अगर ले रहे तो end of each quarter ले रहे, और अगर repayment भी कर रहे तो end of each quarter कर रहे. इधर ये आंसर थोड़ा भूल है, ये आंसर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक होगा, हम सब लोगों को समझा देंगे, बता देंगे कि कहाँ पर क्या बोले और क्या होगा एक्जैक्टली आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट द सम एंड द एक्सप्लेनेटरी नोट. बाकी हम दिखाएंगे सम एज वेल एज जो अजम्पशंस, जो वर्किंग्स और जो एक्सप्लेनेशंस है वो सब कुछ हम बताएंगे एक एक करके. बट बिफोर दैट, दिस इज द सम फॉर यू ऑल, सम नंबर 21 फ्रॉम माई मटीरियल. Now this is the solution for you all. Don't see the opening balance of. Now this is the cash budget. ये for second quarter, third quarter और fourth quarter का जो ओपनिंग बैलेंस है अभी मत देखिए. हम जो ये अंडरलाइन किया ये सब को मत देखिए अभी. पहले देखिए फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस, दैट इज 10,000. फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस दैट इज 10,000, और फर्स्ट क्वार्टर का रिसिप्ट्स वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है सामने. 1,25,000 इज द कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. तो ये हो गया ए, दैट इज ओपनिंग बैलेंस. दिस इज बी, द रिसिप्ट्स, दैट इज कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. अब नेक्स्ट नीचे में आता है पेमेंट्स में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस. सो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन द सम. ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन द सम. सो ये सब चीज़, परचेज ऑफ मशीनरी ये फर्स्ट क्वार्टर में नहीं है, सेकंड क्वार्टर में भी नहीं है, थर्ड क्वार्टर में भी नहीं है, फोर्थ क्वार्टर में जाके है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वार्टर में नहीं लिखा मैंने. तो ये टोटल विल कम टू 1,40,000. मतलब टोटल पेमेंट्स इज 1,40,000. वेर एज आवर ए प्लस बी मिला के देखो 10,000 प्लस 1,25,000, 1,35,000 आएगा. मतलब क्लोजिंग बैलेंस इज कमिंग टू नेगेटिव. मतलब आपका जितना भी था पैसा, 1,35,000 था ना, 10,000 ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट हुआ 1,25,000, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया तो आपका नेगेटिव बैलेंस आ गया 5,000. जबकि हम लोग को मालूम है एटलीस्ट 15,000 का बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा हर क्लोजिंग डेट ऑफ हर एक का क्लोजिंग मतलब डेट में, मतलब क्वार्टर एंड में, सीधा क्वार्टर एंड में यू हैव टू मेंटेन मिनिमम ऑफ 15,000 बैलेंस. बट इधर तो नेगेटिव 5,000 आ गया, तो इस नेगेटिव 5,000 को 15,000 करने के लिए कितना लोन लेना पड़ेगा. देखिए इधर दिया हुआ, मैंने बैलेंस लिख किया. बैलेंस कैसे डिराइव किया? ए प्लस बी माइनस सी, मतलब ए प्लस बी माइनस दिस पेमेंट, ए प्लस बी माइनस दिस पेमेंट, दैट कम्स टू नेगेटिव 5,000. अब देखिए इधर 5,000 नेगेटिव आ गया, आपको 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है, तो कितना लोन लेने से आपका बैलेंस 15,000 आ जाएगा? तो लोन कर लेना पड़ेगा आपको 20,000. ये लोन हम लोग कब ले रहे हैं? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में ले रहे हैं, मतलब साल का 3 महीना जाने के बाद
हम लोग को देखा कि 5,000 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, जबकि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर हमको कम से कम 15,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो आई हैव टू टेक अ लोन ऑफ 20,000 टू मेक इट 15,000। तो देखिए इधर 20,000 लोन लिया तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 15,000। हाउ? E माइनस डी, मतलब लोन टेकन माइनस दिस फिगर। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए पहला क्वार्टर का मैंने कैसे किया, कैसे मैंने 15,000 का बैलेंस मेंटेन किया बाय वे ऑफ टेकिंग अ लोन ऑफ 20,000, बिकॉज देयर वाज अ मिनिमम नेगेटिव बैलेंस ऑफ 5,000 coming after meeting all the expenses. The cash left is not that enough to pay the entire expenses, so that's why the balance is coming to a minimum, I mean negative 5,000, whereas we are supposed to keep a positive 15,000 बैलेंस, मतलब 15,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो कम से कम 20,000 लोन लेने से ही हम लोग का ये बैलेंस मेंटेन होगा, 15,000 का बैलेंस हम लोग का मेंटेन होगा। सो लोन मैंने ले लिया फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, मतलब सिंपल बात है, याद रखिएगा पहला क्वार्टर के एंड में मैंने लोन लिया, क्योंकि इधर अजम्पशन में भी बोल दिया था सब में कि लोन रिक्वायरमेंट लोन टेकन विल बी एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो इधर फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, मतलब 3 महीना बाद, साल का 3 महीना बाद, मतलब एक क्वार्टर के एंड मतलब 3 महीना बाद होता है, 3 महीना बाद मैंने लोन लिया 20,000 का। उसके बाद अब हम जाएंगे सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर का ये 15,000 बैलेंस लिखते हैं, क्योंकि मेरा 15,000 का बैलेंस आया, तो दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस, दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर 15,000। देखिए 15,000, साथ ही साथ कैश कलेक्शन भी हम लोग को मालूम है, और साथ ही साथ हम लोग का पेमेंट्स भी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ तक देख लीजिए सेकंड क्वार्टर का जो वर्किंग मैंने किया, सेकंड क्वार्टर का जो पोस्टिंग मैंने किया, ओपनिंग कैश बैलेंस 15,000 होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस 15,000 था, तो उसी को हम लोग सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस मानेंगे। तो 15,000 इज द ओपनिंग बैलेंस, प्लस रिसीट फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 1,50,000 इज बीन गिवन ऑलरेडी इन द सम, or payment to raw material, payment for raw material, other expenses, salaries and wages, all is been given. Income tax and purchase of machinery is not there in the month of second quarter, in the second quarter phase. तो टोटल पेमेंट कितना 1,50,000, जबकि इधर 1,65,000 का आपका बैलेंस है। तो A प्लस बी माइनस सी, दिस प्लस दिस माइनस दिस करने से आपका 15,000 ही बैलेंस आ रहा है, मतलब आपका सेकेंड क्वार्टर में 15,000 ही बैलेंस आ रहा है, जो कंडीशन सब में दिया हुआ है वही आ रहा है। तो इधर आपको कोई भी लोन लेना नहीं पड़ेगा, ना इधर आपका एक्सेस हो रहा है कि लोन आप रिपे कर सकते हो, नॉर इधर शॉर्टफॉल हो रहा है कि शॉर्टफॉल को डेफिसिट को ये भरपाई करने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। इधर एग्जैक्ट 15,000 बैलेंस आ रहा है, जो कि चाहिए फॉर ए मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट का टारगेट ये है कि एवरी क्वार्टर के एंड में मेरा कम से कम 15,000 बैलेंस हो, और इधर ये ऑटोमेटिकली आ रहा है A प्लस बी माइनस सी करने से आपका 15,000 ही बैलेंस आ रहा है। तो इधर सेकेंड क्वार्टर से मेरे पास ना कुछ एक्सेस आ रहा है और ना कुछ डेफिसिट हो रहा है। सो एक्सेस होने से हम लोग लोन रिपेमेंट का सोच सकते थे, बट इधर एक्सेस कुछ नहीं आ रहा है। सो एज इट इज सेम टू सेम बैलेंस आ गया 15,000, विच विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर तक कोई झमेला नहीं है। अब हम लोग जाएंगे थर्ड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस 15,000, विच मीन्स थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस विल ऑल्सो बी 15,000, और इधर 1,60,000 इज द कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड ऑल दिस पेमेंट्स, एंड आफ्टर विच द बैलेंस इज कमिंग 25,000। यहाँ से सम का खेल शुरू, यहाँ से दिस इज द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, इज द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये 3 महीने का है, ये इस नेक्स्ट 3 मंथ्स का है, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स का है। मतलब अगर हम लोग एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट क्वार्टर के एंड में लोन लिया, 3 महीने के बाद हम लोग लोन लिया, तो यहाँ पर 3 महीना, और अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी लोन रिपे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लोन रिपे करने का स्कोप है, क्योंकि आपके पास बैलेंस कितना आ रहा है, 25,000 का बैलेंस आ रहा है। A प्लस बी माइनस सी टोटल करने से, एक मिनट, तो इधर A प्लस बी माइनस सी जो टोटल पेमेंट है करने से 25,000 का आ रहा है, मतलब आपका थर्ड क्वार्टर के एंड में आपके पास बैलेंस है 25,000, जबकि आपके पास 15,000 बैलेंस रखने से आपके पास 10,000 का सरप्लस है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ सरप्लस है, एंटायर सरप्लस तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि आपने लोन लिया था 20,000, आपका इधर सरप्लस है 10,000। अब ये भी नहीं बोल सकते कि हम 10,000 का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर सकते हो, क्योंकि उस 10,000 में आपको प्रिंसिपल भी और उस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, बट बिफोर दैट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। अगर हमने लोन लिया फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, मतलब 3 महीने जाने के बाद, अब इधर 3 महीना
और इधर थर्ड क्वार्टर का भी 3 महीना बाद हम लोग लोन रीपे कर सकते हैं। मतलब 3 और 3 6 महीने का जितना भी हम लोन दे पा रहे हैं उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना भी पोर्शन का प्रिंसिपल अमाउंट दे पाएंगे आउट ऑफ दिस 20,000 on that particular low amount, I mean that particular amount, I have to pay interest for these 3 months, सेकेंड क्वार्टर का 3 महीना और थर्ड क्वार्टर का भी 3 महीना, क्योंकि थर्ड क्वार्टर के एंड में जाके हम लोग रीपे कर सकते हैं, क्योंकि एजम्पशन में बोल दिया गया कि लोन अगर ले रहे हैं एंड ऑफ द क्वार्टर में तो लोन रीपे भी हम लोग एंड ऑफ द क्वार्टर में करेंगे। तो 3 3 6 महीने का इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि कितना का हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट दे सकता है जिसमें इंटरेस्ट जोड़ के दैट अमाउंट हैव टू बी लोअर देन और इक्वल टू 10,000। आई रिपीट, अब हम लोग को ओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे पास सरप्लस कितना है, 10,000 है। 25,000 में से अगर हम लोग को 15,000 कम से कम बैलेंस रखना है तो 10,000 इज माई बैलेंस, सो 10,000 इज माई सरप्लस। अब ये 10,000 में हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 10,000 में कितना रुपया प्रिंसिपल होगा और कितना रुपया उस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट होने से दैट अमाउंट हैव टू बी आइदर इक्वल टू 10,000 और लेस देन 10,000। ये देखने के लिए हम लोग हम एक काम करेंगे, आप लोग एक वर्किंग शीट दिखाएंगे। उस वर्किंग शीट को भी आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू राइट इट डाउन द वर्किंग शीट, तब जाके आप लोग को क्लियर होगा बाद में जब आप लोग पढ़ोगे। तो लेट मी शो यू हाउ दिस 10,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एलोकेटेड अमंग द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अमाउंट। आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो ये नोट इतना लुसीड है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन द थर्ड क्वार्टर द कैश बैलेंस इज 25,000, नाउ इट्स एन एक्सेस ऑफ ₹10,000। नाउ लोन टू बी पेड इन मल्टीपल ऑफ 500 एंड दैट ऑल्सो विथ इंटरेस्ट, which means the loan and the interest to be paid in such a manner that it must come to ₹10,000 or less than that, क्योंकि 10,000 या 10,000 से नीचे ही होना चाहिए। तो देखिए मेरा सेकेंड पैराग्राफ, नाउ लोन इज टू बी पेड इन मल्टीपल ऑफ 500 एंड दैट ऑल्सो विथ इंटरेस्ट। जितना भी पेमेंट, जितना पोर्शन का लोन आप रिपे कर रहे हो उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट भी आपको उसी टाइम देना पड़ेगा, विच मीन्स दैट द लोन एंड इंटरेस्ट टू बी पेड इन सच ए मैनर, मतलब लोन टू बी पेड इन द एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर के एंड में मेरा सरप्लस आया 10,000 का, तो थर्ड क्वार्टर के एंड में लोन और इंटरेस्ट ऐसे पे करना पड़ेगा दैट हैव टू बी आइदर इक्वल टू 10,000 और लेस देन दैट। नाउ इफ यू प्लान टू पे, हमने देखो ट्रायल एंड एरर किया, 2 प्लान किया मैंने। नाउ इफ यू प्लान टू पे 9,000 प्रिंसिपल, देन इंटरेस्ट ऑन इट विल बी 9,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 6 मंथ्स कैसे आया, हम लोग अभी बताया कि फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जाके लोन लिया तो सेकंड क्वार्टर का 3 महीना और थर्ड क्वार्टर का 3 महीना, तो 3 महीना होता है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट होता है 450, तो 9,000 प्लस 450 दैट कम्स टू 9,450, मतलब टोटल 9,450 मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे पास एक्सेस तो 10,000 है ही, तो टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 9,450 हो रहा है। इफ आई एम प्लानिंग टू पे 9,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 9,000 हम लोग को लेना पड़ेगा, 8,500 ले सकता है, 9,500 ले सकता है, 10,000 ले सकते हैं, ऐसे करके मल्टीपल ऑफ 500 लेना पड़ेगा। सो अब और एक ट्रायल एंड एरर, नाउ इफ यू प्लान टू पे 9,500 principal, then the interest will be 9,500 into 10/100 into 6/12, that comes to 475। तब जाके टोटल हो रहा है 9,975, that is principal plus interest। तो अब कौन सा अचीवेबल है, दिस और दिस? डेफिनेटली हमारा पास 10,000 का सरप्लस है तो दिस इज अचीवेबल, मतलब हम लोन रिपेमेंट इतना का कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इतना का कर सकते हैं, सो दैट उसके ऊपर इंटरेस्ट 475, कुल मिला के 9,975 इज माई टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ 9,500। तो ये अमाउंट विजिबल दिख रहे हैं हमको क्योंकि मेरे पास 10,000 का सरप्लस है, तो 9,975 इज द अमाउंट विच आई कैन पे प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट मिला के। तो लेट मी शो यू दिस पार्ट in the cash budget. I will request all of you to write it down this note. तो 9,975 इज अ विजिबल अमाउंट, हम देख रहे तो वो पेमेंट करने से क्या होता है कैश बजट का थर्ड क्वार्टर दिखाएंगे हम लोग।
ना थर्ड क्वार्टर का शुरुआत का पार्ट तो हम लोग को मालूम है 25,000 आया था, इसमें से हम 9975 पेमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग देखा था कि विच कैन बी डन। तो अल्टीमेटली बैलेंस आ रहा है 15,025। तो 15,000 से ज़्यादा हो सकता है बैलेंस, बट 15,000 से कम नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने इतना रुपया पेमेंट का व्यवस्था किया। हम लोग 9,000 भी प्रिंसिपल दे सकता था। इन दैट केस हम लोग के पास स्कोप रह जाता था ज़्यादा देने के लिए। तो हम लोग के पास अगर फंड है तो हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल लोन को रीपे करने की चेष्टा करेगा। मैनेजमेंट का यही स्ट्रैटेजी है, तो इसीलिए हमने मैक्स टू मैक्स प्रिंसिपल अमाउंट कवर अप किया और साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कवर अप किया। तो अल्टीमेटली मेरा बैलेंस आया 15,025, दैट मीन्स डी माइनस ई, सॉरी डी माइनस एफ। मैंने इधर वर्किंग लिख के रखा है, लोन रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट, वर्किंग लिख के रखा है। वर्किंग आप लोग को वर्किंग से फॉलो करना पड़ेगा। तो 15,025 जैसे बैलेंस आया, आई मूव ऑन टू द फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में मैंने लिख दिया 15,025 इज द क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी ओपनिंग बैलेंस ऑफ फोर्थ क्वार्टर। साथ ही साथ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, दिस आर द मियर बेसिक कैलकुलेशन बिकॉज ऑल दिस फिगर्स आर गिवन इन द सम। सो दिस प्लस दिस ए प्लस बी और अब पेमेंट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस, इनकम टैक्स डैश और परचेज ऑफ मशीनरी 20,000। ये करने के बाद आपका टोटल आ रहा है 2,04,000। तो आप ये सब पेमेंट करने के बाद अगर दिस प्लस दिस माइनस 2,04,000 करेंगे तो आपके पास इतना कैश बैलेंस आ रहा है 35,625। याद रखिएगा, आपका 9,500 का प्रिंसिपल अमाउंट ये ऑलरेडी पेड, तो आपका अभी भी लेफ्ट ओवर प्रिंसिपल इज 10,500 एंड आई होप आपके पास 35,625 का कैश बैलेंस है। आपके पास इजीली चांसेस है जो प्रिंसिपल अमाउंट लेफ्ट ओवर है, दैट इज 9,500 का प्रिंसिपल हम पे कर चुके थे आउट ऑफ 20,000, तो लेफ्ट ओवर प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,500 और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। अब सवाल उठता है कि फोर्थ क्वार्टर के एंड में जाके अगर हम पूरा लोन रिपे कर दे रहे हैं, मतलब जो लेफ्ट ओवर प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 10,500, तो उसके ऊपर कितना दिन का इंटरेस्ट लगेगा। हमने लोन लिया था फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, तो इधर से 3 महीना, इधर से 3 महीना और इधर भी 3 महीना, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर के एंड में जाके पे कर रहे हैं, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा ऑन द लेफ्ट ओवर प्रिंसिपल अमाउंट। आई रिपीट, अगर हम फोर्थ क्वार्टर के एंड में जाके माई कैश पोजिशन इज सच दैट आई कैन पे ऑफ द एंटायर लोन रिमेन्स अनपेड, दैट इज 20,000 माइनस 9,500, सो 10,500। अब 10,500 के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट कब का देना पड़ेगा, कितना दिन का, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जाके मैंने लोन लिया था, तो सेकंड क्वार्टर का 3 महीना, थर्ड क्वार्टर का 3 महीना और फोर्थ क्वार्टर का भी 3 महीना, क्योंकि क्वार्टर एंड में ही जाके लोन रिपे हो रहा है, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। नाउ लेट मी शो यू द next part, next working part, and then I'll come to conclude the sums. Now this is the last part of the working. Again, in the fourth quarter, cash balance is 35,625. Now principal amount of loan remain unpaid is 20,000 minus 9,500. That comes to 10,500. Thus interest for 9 months will be 10,500 into, इधर देखिए आप और कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इनफ कैश है, 35,000 अराउंड कैश है और आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना है 10,500 और आपको 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम मेंटेन करना है। तो 10,500 आप आराम से पे कर सकते हो इंटू 10/100 इंटू 9/12, दैट कम्स टू 788, मतलब 10,500 प्रिंसिपल प्लस 788 आपका इंटरेस्ट मिला के 11,288 होता है। ये आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के पेमेंट होता है। ध्यान से एक बार देख लीजिए। Now let me show you the cash budget for the last quarter and the ultimate conclusion of the sum. वही किया मैंने, 35,625 में से हमने 11,288 अभी मैंने कैलकुलेट किया, पेमेंट करने से अल्टीमेटली आ गया 24,337, जो भी आंसर आया डी माइनस एफ।
तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम आज कैश बजट के ऊपर आज हम लोग चर्चा किया, एंड आई होप ये लोन के ऊपर जो कैलकुलेशंस होता है इससे टिपिकल कैलकुलेशंस आई होप बीकॉम में क्या आगे जाके भी आप लोग को नहीं मिलेगा। सो एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सम, एक टिपिकल कैलकुलेशंस को हम लोग सॉर्ट आउट किया, आज देख लिया कि कैसे होता है, इन डेप्थ हम लोग देखा था इस चीज़ को कैसे होता है। तो आगे जाके और भी हम लोग सम्स देखेंगे। तब तक कैश बजट का जितना सारा वीडियोस मैंने आप लोगों को आप लोग के लिए किया वो सबको फॉलो अप कीजिए, सो दैट यू कैन हैव अ टोटल एंड कॉन्क्रीट आइडिया अबाउट द कैश बजट और होता क्या है, कैसे होता है, कलेक्शंस आई मीन कैलकुलेशंस कैसे होता है, वर्किंग नोट को कैसे लिखना पड़ेगा। ना आई होप इतना सारा वीडियोस से आप लोगों को ये सब चीज़ आराम से क्लियर हो जाएगा। टिल देन एन्जॉय ऑल दिस कैश बजट वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम। तब तक एन्जॉय योर लाइफ एंड हैव ए गुड डे।